यस मैम। यस मैडम। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बेटा किसी की। मेरी आवाज आ रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा? हेमंत, आपको आ रही है आवाज मेरी? Yes, यस madam. मैडम, You यस are मैडम। audible. You are आ रही audible. है। ऑडिबल। मैडम अभी पीपीटी चाहिए आपको, शेयर करूं? हेलो, हाँ प्रीति। पीपीटी चाहिए आपको, शेयर करूं अभी? एक बात बताओ मुझे, आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? बहुत ही डिम आ रही है। अभी तक तो बहुत अच्छे से आ रहा था। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस मैडम, यस आपकी मैडम। आवाज क्लियर आ मैम, रही है। ठीक है। तो आप ठीक है, अभी। अगर पीपीटी शेयर कर सकते हो तो एक बार ट्राई करते हैं। यस मैम। मैडम ये पिक्टोग्राफ तक आए थे अपन। हेलो फ्रेंड्स, आर यू एबल टू सी दिस पीपीटी? यस मैम। आवाज यस नहीं मैम। आ रही है मुझे आप लोगों की। आपको जो भी बोलना है फिर कैसे करेंगे? मैडम एक बार ना आप मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन लीव करिए। करके फिर से करें। ठीक है। हाँ, तो नाम नहीं है इसमें नाम। और नहीं मैडम, तब राउंड्स चल रहे थे। वहाँ पर बाकी अभी लोग जगह ही प्लीज नहीं थी। म्यूट में रहिए। बाकी लोग प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हर्षा मानवटकर, म्यूट करिए। ऑल राइट, आई एम हियर। कैन यू हियर मी? यस मैम। हाँ ठीक है, अभी मुझे भी आ रही है आवाज। मुझे पीपीटी आधा ही दिख रहा है। आई कैन जस्ट सी हाफ द स्क्रीन। हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक ठीक है, है नेक्स्ट मैडम? स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। ये समझा दिया मैंने सारा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये दिस आई विल एक्सप्लेन टुमारो। नेक्स्ट। 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 स्टैंडर्ड नेक्स्ट। डेविएशन का है मैम। हाँ हो गया। नेक्स्ट। 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 हाँ, इसका डायग्राम दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट। हाँ ठीक है। ये सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या बेटा अच्छे से? हाँ मैम, दिख रहा है क्लियर। यस मैडम। अभी आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप बीच का जो है डायग्राम उसकी तरफ देखेंगे। सबसे पहले नोटबुक पे लिखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा। Ma'am, we were on types of errors. आपने उसमें like we have not written anything on अभी that. पढ़ेंगे बेटा उसको। ये एक्चुअली ना पीपीटी नहीं चालू हो रहा था, तो इस वजह Okay, से आई हैव sure. स्टार्टेड टीचिंग। ये स्लाइड्स में जैसे जैसे आता जाएगा हम लोग करते जाएंगे, है ना? Okay, sure. Thank you. ठीक है।
अभी आप देखेंगे ये बीच वाला डायग्राम देखेंगे, लिखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, देखो, स्क्यूनेस, SKEWNESS, स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? जी मैम। यस मैम। यस मैडम। अभी स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 मतलब जो ये डायग्राम का पीक है, जो हमने कर्व बनाया हुआ है, इसका जो ऊपर का टोक जिसको बोलते हैं, वर्सर टोक जो है, दैट इज ऑन द सेंटर। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंट्रली, तो वो जो पीक है वो सेंट्रल लाइन के ऊपर टच होता है। अभी आप उसके बाजू में लेफ्ट हैंड साइड वाला देखिए, उसमें जो सेंटर था वो थोड़ा बाजू में खिसक गया है। वो सेंटर का लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन पे नहीं बचा है अब वो पीक, वो लाइन से राइट साइड में चला गया है। दिख रहा है आपको? यस मैम। और जो पूंछ है, तो उसकी टेल है, टेल हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड में, दिखाई दे रहा है? जो यस डेटा मैम। है वो पूरा ऐसे नीचे नीचे यस मैम, यस मैम। पूंछ जैसी बन गई है, वो लेफ्ट में है। पूंछ कहाँ पे है? लेफ्ट लेफ्ट में है। जो लेफ्ट बीच में। वाला फिगर है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जो बीच वाला डायग्राम है, मैं एक्चुअली ना बोर्ड पे समझाती हूँ बेटा ये ड्रॉ करके हमेशा, लेकिन अभी नहीं है इसलिए आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से। जो बीच वाला डायग्राम है उसमें दो तरफ टेल्स है, दो तरफ डेटा खत्म हो रहा है हमारा, दो तरफ टेल्स है, इसीलिए उस डायग्राम को बोलते हैं टू टेल्ड, TWO2TAILED, टू टेल्ड, ठीक है? लेकिन जो दो उसके बगल वाले डायग्राम्स हैं, उन दोनों में एक एक तरफ ही टेल है। सो ये दोनों डायग्राम्स को हम लोग बोलते हैं वन टेल्ड, ONE1TAILED, वन टेल्ड, ठीक है? और जिस तरफ टेल होती है, जिस तरफ टेल होती है, उस डायग्राम को बोला जाता है स्क्यूड लेफ्ट या स्क्यूड राइट। अभी टेल देखिए, स्क्यूड लेफ्ट वाले डायग्राम में टेल जो है वो लेफ्ट साइड में है, जो पीक है वो हाँ नहीं मैम। देखना है हमको, हमको देखना है टेल किस साइड। टेल। अगर टेल लेफ्ट में है तो डायग्राम होगा स्क्यूड लेफ्ट, अगर लेफ्ट। टेल राइट में है तो डायग्राम को बोला जाएगा स्क्यूड राइट। स्क्यूड यहाँ राइट। तक समझिए बेटा? हाँ मैम। ठीक है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये जो टेल है वो एरर को रिप्रेजेंट करता है। नोट लिखेंगे नोटबुक में, the tail of the normal distribution curve diagram, the tail of the normal distribution represents the error, represents the error, ERROR, full stop. This region REGION, this region is also called the error region, or the critical region, CRITICAL, the error region or the critical region. लिखा आपने क्या बेटा? Yes, madam. Have you written? Yes, madam. Yes, madam. यस मैम। यस मैम। Okay. Preeti, next slide, please. हाँ मैम, स्क्यूनेस का फॉर्मूला आया है नीचे। ओके अभी एक और नोट लिखेंगे वहां पे, व्हेन, नोट लिखेंगे व्हेन skewness is equal to 0, when skewness is equal to 0, comma, the data is normally distributed, the data is normally distributed.
जो बीच वाला डायग्राम में देखो, उसके ऊपर लिखा है स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0। अगर स्क्यूनेस ज्यादा होता है या कम होता है तो डायग्राम जैसा शिफ्ट होता है, स्क्यूड लेफ्ट या स्क्यूड राइट। 0 से कम है तो स्क्यूड लेफ्ट, अगर 0 से ज्यादा है तो स्क्यूड राइट हो जाता है। अभी जो नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फॉर्मूला है स्क्यूनेस कैलकुलेट करने का, लेकिन मैनुअली हम लोग कभी कैलकुलेट करते ही नहीं है, क्योंकि आजकल हम लोग एक्सेल या एसपीएसएस से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक्सेल पे यूज करते हैं तो स्क्यूनेस डायरेक्टली आपको मिल जाता है वहां कैलकुलेट होके, बट मैनुअली इफ यू वांट टू कैलकुलेट, ये नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे डायग्राम की तरफ, हो क्या रहा है। जो हमारा डायग्राम था, जो हमने देखा था बीच वाला डायग्राम जिसमें 2 टेल्स थी, अब देखेंगे तीनों डायग्राम्स में 2 टेल्स हैं, लेकिन एक डायग्राम थोड़ा ऊंचा है, एक और पिचक गया, एक एकदम ही नीचे बैठ गया जाकर के, लेकिन टेल्स दोनों तरफ है। अब हो क्या रहा है, पहले कर्व का जो पीक था वो या तो लेफ्ट में गया था या राइट में गया था। जो कर्व का पीक था वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ था लेफ्ट में या राइट में। एक नोट लिखेंगे नोटबुक में, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, व्हेन द पीक ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, व्हेन द पीक ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व shifts horizontally, when the peak of the normal distribution curve shifts horizontally to the left or right, to the left or right, when the peak of the normal distribution curve shifts horizontally to the left or right, comma, it is called skewness, it is called skewness। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, when the peak of the normal distribution curve, normal distribution के लिए NDC लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, when the peak of NDC shifts vertically up or down। हेलो, क्या आवाज नहीं आती? मेरा माइक तो चालू है बेटा। मैम आ रही है आ रही है। आ रही है आ मैडम, रही है। यू आर ऑडिबल। अच्छा, ठीक है। when the peak of the normal distribution curve shifts vertically up or down, shifts vertically up or down, it is called kurtosis, Kurtosis, it is called kurtosis, Kurtosis। लिखा क्या आपने? यस मैम। यस मैडम। ठीक है, अब आप डायग्राम की तरफ देखो, बीच वाला जो कर्व है उसमें कर्टोसिस 0 है, फिर कर्टोसिस मोर देन 0 या कर्टोसिस लेस देन 0। ठीक है, जब भी कर्टोसिस लेस देन 0 है तो वो बिल्कुल फ्लैट होता जा रहा है कर्व, प्लेट के जैसा, इसलिए उसका नाम है प्लेटिकर्टिक, PLATY। वो लिखने का जरूरत नहीं है, स्लाइड पे है, आप खाली ध्यान से देख लीजिए। जब वो फ्लैट हो रहा है तो वो होता है प्लेटिकर्टिक, और जब बीच में है बिल्कुल जैसा नॉर्मल है तो उसको बोलते हैं मीजोकर्टिक, सेंटर मीजो। और जो लास्ट वाला है वो लंबा हो गया है बहुत, उसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। मतलब जब मीन है, मीन के आसपास ही सारी वैल्यूज है, तो हमारा कर्व बनेगा लेप्टोकर्टिक। और जब रेंज ज्यादा बड़ा है, मीन से बहुत दूर दूर वैल्यूज है, तो हमारा कर्व बनेगा प्लेटिकर्टिक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एक नोट यहाँ पे भी लिख लीजिए, यहाँ पे भी फॉर्मूला आएगा कर्टोसिस कैलकुलेट करने का, नोट लिख लीजिए कॉपी में। when kurtosis is equal to 0, when kurtosis is equal to 0, comma, the data is said to be normally distributed। when kurtosis is equal to 0, the data is said to be normally distributed। ठीक है, समझ में आया कि बेटा आपको?
आगे चले। Yes, madam. नेक्स्ट स्लाइड। ये डायग्राम्स है फिर से, और आपको पूरे नाम वापस से दिए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट, पिछला स्लाइड लेना प्रीति, एक नोट लिखवा देती हूँ बच्चों को। फिर से वो पहले वाला स्लाइड, इसके पहले वाला। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो एक ना पॉजिटिव स्क्यू और निगेटिव स्क्यू लिखा हुआ है डायग्राम पे, वो हमने करा नहीं है। दिखाई दे रहा है आपको? आप Yes, ध्यान ma'am. दीजिए कि जिस Yes, madam. टेल अगर राइट साइड में है, मतलब अगर हम लोग ना नंबर लाइन को इमेजिन करिए, अगर पॉजिटिव साइड में अगर टेल है तो वो पॉजिटिव स्क्यूड बोला जाता है। अगर निगेटिव साइड में टेल गई है नंबर लाइन के तो उसको निगेटिव स्क्यू बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, जबकि हमारा डेटा तो सारा निगेटिव में दिख रहा है पॉजिटिव स्क्यू में? इसलिए बोलते हैं क्योंकि एज स्टैटिस्टिशियंस हम लोग एरर में इंटरेस्टेड है। हमें ये देखना है कि क्रिटिकल रीजन कौन से साइड में है। अगर क्रिटिकल रीजन पॉजिटिव साइड में है तो हमारी कर्व को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। समझ में आया क्या? इफ द टेल इज ऑन द राइट, नोट लिख लो, इफ द टेल इज ऑन द राइट, comma, the curve is positively skewed. If the tail is on the right, the curve is positively skewed. और next लिखो, if the tail is on the left, if the tail is on the left, comma, the curve is negatively skewed. Next slide. अब आपको ये जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है ना बेटा, ये एक बार फटाफट अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर मैं समझा देती हूँ। आप लिख लो एक बार। हो गया बेटा? Yes, ma'am. पेमेंट हो गया लिखना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. madam. Yes, madam. हेलो, Yes, madam. Yes, ma'am. फिर से आवाज गायब हो गई यार आप लोग की। मैम आपकी आवाज आ रही है। हेलो। ठीक है, अभी आप पहला जो आपने नल वर्ड लिखा है उसके सामने ब्रैकेट में लिखो कैपिटल एच, और एच जहां खत्म हो रहा है उसके पैर के पास लिखो 0, H0। ऑल्टरनेट के सामने ब्रैकेट में लिखो H1, H1 जो है वो पैर के पास लिखना है H के, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, नीचे लिखना है, या तो फिर उसको बोलते हैं H कैपिटल A, या तो ऐसे भी लिखते हैं HA, लेकिन कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। H1 या फिर HA। अभी आप वर्ड देखो, नीचे लिखा हुआ है डायरेक्शनल, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल का मतलब है कि जहां पे टेल है एक तरफ। डायरेक्शनल का मतलब है जहां पे एक तरफ टेल है, मतलब स्क्यूड कर्व अगर है, स्क्यूड कर्व अगर है तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। आप उसके स्टेटमेंट्स लिखो, नीचे कॉपी में लिखो, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस,
H0 is written as म्यू का साइन पता है कैसे होता है? यू बनाते हैं छोटा और उसको एक और साइड में कर्व्ड, एक और साइड में डंडी बनाते हैं, म्यू। म्यू पता है आप लोगों को? अब इस पे मैं कैसे दिखाऊं? यस मैम आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या प्रीति? देखना एक बार। नहीं है। और एक नेक्स्ट स्लाइड देखो। हाँ यहाँ पे है, ये देखो म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। जहां एरो दिखा रही है ना प्रीति मैम, उसको बोलते हैं म्यू। तो आप लिखेंगे नल हाइपोथेसिस इज रिटन एज म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू इज इक्वल टू 0। नीचे लिखेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज रिटन एज म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इक्वल टू का साइन दो और उस पर क्रॉस करो। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे की लाइन में लिखेंगे म्यू इज लेस देन 0। लेस देन का साइन लेके लिखो, म्यू लेस देन 0। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे म्यू मोर देन 0। म्यू मोर देन का साइन लेके लिखो 0। मैम अब नीचे लिखेंगे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट्स कौन से होंगे? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के नीचे लिखियो म्यू इज लेस देन 0 कॉमा म्यू इज मोर देन 0। देखो ब्रैकेट में दो साइंस लिखे हैं। जब म्यू 0 से लेस है या मोर है तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अगर म्यू इज इक्वल टू 0 है या म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, देखो नॉन डायरेक्शनल के ब्रैकेट में जो दो साइन है, अगर वैसे साइन होते हैं स्टेटमेंट में तो उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अगर लेस देन या मोर देन होता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अगर नॉट इक्वल या इक्वल होता है तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। उसके नीचे के वर्ड्स मुझे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स आ गया है। नॉन डायरेक्शनल के नीचे क्या लिखा है प्रीति? वन टेल्ड और टू टेल्ड। वन टेल टू टेल। हेलो, वन टेल टू टेल है मैम। टू टेल। ओके। वन टेल्ड मतलब जब लेस देन या मोर देन है, स्क्यूड कर्व है। जब ये दो साइन होते हैं स्टेटमेंट में, म्यू इज लेस देन 0 या म्यू इज मोर देन 0, तो एक तो वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है और वन टेल्ड होता है, वन टेल्ड हाइपोथेसिस होता है। और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस से इक्वल और नॉट इक्वल वाला वो टू टेल्ड होता है, जिसमें कर्टोसिस वाली कर्व्स होती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या बेटा किसी को? नो मैम। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही कमल, बहुत जोर से बोलो। मैम मैम कोई डाउट नहीं है मैम। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो हमने स्क्यूड कर्व देखी थी, जहां टेल एक तरफ चली गई थी, उसको बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। उसके लिए स्टेटमेंट होते हैं म्यू इज लेस देन 0 या म्यू इज मोर देन 0। मोर देन 0। ठीक है, आगे चलें। एंड मैम नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल में जहां दोनों टेल्स हैं, जैसे हमने ये देखा आपका कर्टोसिस वाला स्टेटमेंट हुआ इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, जहां हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एरर कौन से तरफ है, लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड में है, क्योंकि दोनों तरफ एरर दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये वाला ये नोट कर लीजिए, आपके नोटबुक में लिखिए टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये कीवर्ड्स लिख लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ।
मैं एक बार फिर से मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर रही हूँ, शायद मुझे आपकी आवाज सुनाई दे उसके बाद। Okay, can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes. हाँ, अब आपकी भी आवाज आ रही है मुझे अच्छे से। ठीक है, अभी ना हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर समझ में आए। ठीक है, अभी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब आप आंसर करना बीच में, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ठीक है, अभी एक सिचुएशन है, मैं 3 सिचुएशंस बताऊंगी आपको। ठीक है, 4 सिचुएशंस बताऊंगी इनफैक्ट। एक ओलंपिक्स का गेम हो रहा है, यहाँ पे जो एथलीट्स हैं उनकी स्टेरॉइड्स के टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। अगर स्टेरॉइड्स मिलेंगे टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में, तो हम उसको खेलने नहीं देंगे। अगर स्टेरॉइड्स नहीं मिलेंगे तो हम खेलने देंगे। समझ में आया क्या? क्वेश्चन सिचुएशन समझ में आया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी पहला सिचुएशन, हमने टेस्ट किया, एक्चुअली उस बंदे ने स्टेरॉइड नहीं लिया हुआ था, ही हैड नॉट टेकन एनी मेडिसिन, लेकिन हमें टेस्ट में मिल गया स्टेरॉइड, तो हमने उसको खेलने के लिए अलाउ नहीं किया। सिचुएशन 1, he had not taken steroids but we found steroids and did not let him play. Second case, he had not taken steroids, हमें भी नहीं मिला और हमने उसको खेलने दिया। थर्ड केस, उसने स्टेरॉइड लिया था लेकिन हमें टेस्ट में नहीं मिला, हमने उसको खेलने दिया। चौथा केस, उसने स्टेरॉइड नहीं लिया था, लिया था, हमें पकड़ में आ गया और हमने खेलने नहीं दिया। 4 सिचुएशन समझ में आई क्या? Yes, madam. ठीक है, सबसे गलत कौन सी सिचुएशन में हुआ? मैडम फर्स्ट वाली में जब नहीं लिया था और फिर भी आ गया। ठीक है, करेक्ट। जब उसने नहीं लिया था लेकिन फिर भी जो है उसको खेलने नहीं दिया गया, ये हो गया आपका टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर जो है उसमें ऐसा है कि उसने तो लिया था लेकिन उसको खेलने मिल गया, दैट इज टाइप 2 एरर। मतलब जो मोस्ट डेंजरस एरर होता है उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर, और जो एरर तो है लेकिन उतना डेंजरस नहीं है उसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। समझ में आया क्या? यस मैडम। कळलं का बाळा? हो मैडम। ठीक है, आता मैडम अब टाइप ये 2 हम बताइए, डेटा, टाइप 2 क्या टाइप बेटा? 2 का बताइए, टाइप 2 का फिर से बताइए। नहीं, ये सिचुएशन को भी छोड़ देते हैं, वो तो एक एग्जाम्पल था, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। अभी मैं एक्चुअली आपको बताती हूँ कि देखो, अभी नोट लिखो, कॉपी में लिखो टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, अल्फा का साइन बनाइए। नहीं भी पता है तो बाद में स्लाइड पे होगा। टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा। टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा। इसमें लिखिए ट्रू नल हाइपोथेसिस, ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। Yes, ma'am. टाइप 1 एरर कब होता है? नोट लिखेंगे व्हेन ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अब यहाँ पे हम लोग नल हाइपोथेसिस को ना अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमको पता चले कि हम बात क्या कर रहे हैं। म्यू म्यू जो हमने नोटेशन यूज करी, म्यू होता है पॉपुलेशन का मीन। म्यू जो नोटेशन है वो पॉपुलेशन मीन के लिए डिनोट किया जाता है। म्यू इज इक्वल टू 0, ये हम बोलते हैं कि जब हम लोग सैंपल की स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है।
म्यू इज 0 मतलब देर इज नो डिफरेंस इन द मीन। अगर हमने सपोज गर्ल्स लिए और बॉयज लिए, दोनों के हमने टेस्ट लिया कोई और स्कोर्स आए उसके, पहले वाले ग्रुप का भी 30 आ गया मीन, सेकेंड वाले ग्रुप का भी 30 आ गया मीन, तो हम लोग बोल रहे हैं इन दोनों के मीन्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारा हुआ नल हाइपोथेसिस। समझ में आया क्या? नल हाइपोथेसिस का मतलब समझा क्या? नल मतलब 0, देयर इज नो डिफरेंस। करला का समझा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। मैम अब एक बार ट्रू नल बताएंगे फिर से? हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ये सेंटेंस की तरफ ध्यान से देखेंगे। ट्रू नल मतलब एक्चुअली डिफरेंस नहीं था, नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू था, एक्चुअली दोनों में डिफरेंस नहीं नहीं था, लेकिन हमने लिखा है कि डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस नहीं। लेकिन हमने बोल दिया कि एक पहले पहुंचा, दोनों में डिफरेंस था और हमने उसको अवार्ड दे दिया, ये हो गया हमारा टाइप 1 एरर। समझा क्या आपको? यस। ठीक है। अभी हम टाइप 2 एरर को समझ नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, तो हम ये बोल रहे हैं सिर्फ कि जो टाइप 1 एरर नहीं है वो टाइप 2 एरर है। अगर आपको एमसीक्यू में आता है कि ट्रू नल इज रिजेक्टेड, ट्रू नल रिजेक्टेड अगर आता है तो आपको कौन सा एरर लिखना है? टाइप 1 एरर। टाइप 1। Type 1 error. इसके अलावा कुछ भी दूसरा लिखा है तो कौन सा एरर लिखना है? टाइप 2 एरर। Type 2 error. टाइप 2 एरर। बेटा ये समझाने के लिए ना, एरर समझाने के लिए कम से कम 3-4 घंटे का टाइम चाहिए, लेकिन एमसीक्यू अगर आता है तो उसमें 4 क्वेश्चन हो सकते हैं एरर्स पे। एक हो सकता है कि डिनोट कैसे किया जाता है, नोटेशन, तो टाइप 1 का है अल्फा और टाइप 2 का है बीटा। टाइप 2 एरर इज डिनोटेड बाय बीटा। बी एक नीचे डंडी होता है, बी का जो डंडा है वो थोड़ा लंबा होता है। और दूसरा होता है कि ट्रू नल रिजेक्टेड है तो कौन सा एरर है, तो वो है टाइप 1। उसके अलावा कुछ भी लिखा है तो आपको लिखना है टाइप 2। समझ में आया क्या? मैम अगर ऐसा लिखा हो कि false null hypothesis is आप accepted. कुछ भी मत बोलिए बेटा, अभी आप नहीं कंफ्यूजन ना? क्रिएट मत करिए यहाँ पे। अभी मैं क्या बोल रही हूँ बस उतना सुनिए। एग्जाम सबको पास करना है कि नहीं? हाँ ना मैम। तो कंफ्यूज मत करिए खुद को भी और बाकी सबको भी। मैंने जो बोला वो ध्यान रखिए। अगर ट्रू नल रिजेक्टेड है तो टाइप 1, 1 इसके है, अलावा कुछ भी लिखा है तो टाइप 2। टाइप 2 है। ठीक है। ठीक है। अभी अगला Yes, वर्ड ma'am. देखिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ये वर्ड आया है सिग्निफिकेंट से। सिग्निफिकेंट मतलब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हैज कम फ्रॉम द वर्ड सिग्निफिकेंट। एज स्टैटिस्टिशियंस हमें एरर में इंटरेस्ट होता है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हुआ एरर और उसको डिनोट करते हैं अल्फा से। लिखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस is error, ERROR. Level of significance is error denoted by alpha. अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अगर मैं बोल रही हूं कि मैंने 100 बार एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से 2 बार एक्सपेरिमेंट में एरर आया, तो कितनी बार मेरा एक्सपेरिमेंट करेक्ट हुआ? 98। 98 टाइम्स करेक्ट हुआ, क्योंकि 2 बार एरर था, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि 98 टाइम्स करेक्ट हुआ। तो 98 क्या हुआ मेरा? कॉन्फिडेंस लेवल। 98 क्या हुआ? कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल। और 2 क्या हुआ? सिग्निफिकेंस लेवल। 2 क्या हुआ? सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल। अगर मैं बोल रही हूं कि आपने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा लिखा ना, वहां पे कॉमा करके छोटा p भी लिखिए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को p से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल p। जनरली रिसर्च पेपर्स में आप देखेंगे p वैल्यू लिखा रहता है, वो p यही रहता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए,
अगर P की वैल्यू 0.05 है, मतलब परसेंटेज में लिखेंगे तो 5%, नंबर में लिखेंगे तो 0.05। अगर P की वैल्यू 0.05 है तो कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू कितनी? 95%। 95%। नंबर में कैसे लिखेंगे? 0.95। 0.95 0.95। अगर P की वैल्यू 0, अगर P की वैल्यू 0 तो कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू 0.1। 1 मतलब 100%। 100%। ये समझा क्या बेटा आपको ये? yes मैडम। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम लोग सैंपल की बात कर रहे हैं, अगर हम सैंपल की बात कर रहे हैं तो सैंपल मीन, सैंपल डेविएशन, सैंपल जो भी है उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स नहीं, सिर्फ स्टैटिस्टिक। और अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन डेविएशन, पॉपुलेशन वेरिएंस, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। अगर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पैरामीटर, और सैंपल की बात कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक्सेल में तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी। प्रीति, कोई सेशन होने वाला है एक्सेल का अपना क्या? प्रीति आप हैं क्या? मैडम एक्सेल का सेशन हो गया है लेकिन उसमें ये चीजें नहीं बताई है। नहीं तो कैसे करेंगे ये तो नहीं बता पाएंगे ना यहाँ पे। कल आप लैपटॉप से स्क्रीन शेयर कर पाएंगे क्या मैडम? नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी प्रीति, आप बता देंगे इनको क्या बाद में? हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है। आप एक बार इनको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाके डमी डेटा लेके एक बार दिखा देना कि कैसा टेबल आता है हाँ ठीक है ना? मैडम। 1 मिनट में आ जाएगा वो तो। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। स्कैटर्ड प्लॉट वाला। मैडम आवाज थोड़ा कम आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है मैडम। आ रहा है मैम, आ रहा है। आवाज आ रहा है मैडम, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग इन दैट वे। मैडम स्कैटर्ड प्लॉट का एग्जांपल आया है। हाँ, इसमें कैसा है, ये जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। जो एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो अभी यहाँ पे 2 टाइप के वेरिएबल हमें प्लॉट करने होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अभी पहले मैं कोरिलेशन आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। नोटबुक में लिखो कोरिलेशन, नोटबुक में वर्ड लिखो कोरिलेशन। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना कि अगर धूप बढ़ती है तो गर्मी बढ़ती है। अगर एक बढ़ रहा है वेरिएबल और दूसरा भी बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन के नीचे लिखिए पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन के आगे एरो करके लिखिए व्हेन डीवी के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए लिखो डीवी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए लिखो आईडीवी। शॉर्ट फॉर्म में लिखो when dv and idv both increase, when dependent and independent variable both increase, the correlation is positive. एक और स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे, when dependent and independent variable both decrease, दोनों भी कम भी हो रहे हैं, कि एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, फिर भी जो कोरिलेशन है वो रहेगा पॉजिटिव। या तो दोनों साथ में बढ़ रहे हैं या दोनों साथ में कम हो रहे हैं तो कोरिलेशन होगा आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट लाइन में लिखो इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग, इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग एंड द अदर वेरिएबल इज डिक्रीजिंग, एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, then correlation is negative, then correlation is negative। जैसे कि एग्जाम्पल कि अगर धूप बढ़ती है तो, अगर बहुत ज्यादा धूप बढ़ रही होती है
तो गर्म पानी हम नहीं पी सकते हैं. वी कैन नॉट ड्रिंक हॉट वाटर इफ देयर इज अ लॉट ऑफ हीट. ठीक है. या तो फिर जैसे कि सर्दियों में आइसक्रीम के सेल्स कम होते हैं. अगर ज्यादा ठंड है तो आइसक्रीम उतनी नहीं बिकती है. सो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है. आई मीन देयर कैन बी मेनी एग्जांपल्स. समझ में आया कि बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन? ठीक है. यस मैम. तो पहला जो डायग्राम है देखिए, लीनियर रिलेशनशिप जहां पे लिखा है, लीनियर रिलेशनशिप का जो ऊपर वाला डायग्राम है वो है पॉजिटिव कोरिलेशन का. आप देखेंगे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है. देखा आपने? नीचे वाला डायग्राम देखेंगे कि x की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू कम हो रही है. दैट इज अ निगेटिव कोरिलेशन का डायग्राम. निगेटिव कोरिलेशन में लाइन नीचे की तरफ आती है, पॉजिटिव कोरिलेशन में ऊपर की तरफ जाती है. बगल में देखेंगे कर्वी लीनियर रिलेशनशिप्स. मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि लाइन लीनियर ही होगा कोरिलेशन, कर्वी लीनियर भी हो सकता है. ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा है और नीचे वाला अगेन इट इज सॉरी उल्टा है. ऊपर वाला कोई भी कोरिलेशन नहीं दिखा रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है. नीचे वाला कर्वीलिनियर पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहा है. नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पे देखेंगे, एक नोट लिखो, कॉपी में लिखो, हेलो मैम. द वैल्यूज हेलो मैम. कोरिलेशन. क्या बेटा? मैम एग्जाम में ऐसे डायग्राम से रहेंगे और हमको वो आइडेंटिफाई करना है कि ये कोरिलेशन. क्वेश्चन आप बाद में प्रीति मैम से पूछेगा, है ना? अभी मैं जो बोल रही हूँ वो समझा, क्योंकि एग्जाम मैं डिजाइन नहीं करती हूँ, प्रीति मैम और उनकी टीम करती है ना? तो हम लोग पहले समझ लेते हैं इसको. नोटबुक में लिखेंगे, the values of correlation lie between -1 and +1. The values of correlation lie between +1 and -1. -1 हो गया निगेटिव कोरिलेशन के लिए और +1 हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए. ठीक है. अगर हमारी कोरिलेशन की वैल्यू 0 के नजदीक है, अगर हमारी कोरिलेशन की वैल्यू 0 के नजदीक है तो हम बोलते हैं वीक कोरिलेशन, जो राइट साइड वाला डायग्राम बता रहा है. अगर हमारी वैल्यूज 1 के नजदीक है, 1 या -1 के नजदीक है, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम्स बता रहे हैं. मतलब बहुत नजदीक नजदीक जब सर्कल्स रहते हैं, बहुत नजदीक नजदीक पॉइंट्स रहते हैं तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हुआ. बहुत दूर दूर रहते हैं तो वीक कोरिलेशन हुआ. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. यहाँ कोई भी कोरिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप, ये 0 है. कोरिलेशन का वैल्यू इधर 0 है. नेक्स्ट. रिग्रेशन हमारे अभी प्री पीएचडी के सिलेबस में नहीं है, तो ये मैंने किसी ऐसे यहाँ पे डाला है, किसी को करके देखना है तो घर में कर सकता है. नेक्स्ट. अब ये वर्ड अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ये नोटबुक में लिखेंगे वर्ड. ये वर्ड आया है, इन्फरेंशियल वर्ड बना है इन्फेरेंस वर्ड से. इन्फेरेंस वर्ड से मतलब निष्कर्ष निकालना. इन्फेरेंस निकालना मतलब किसी भी चीज का जो डेटा है हमारे पास, उसको स्टडी करके, एनालाइज करके, कुछ फॉर्मूला यूज करके उससे हमें कोई ना कोई रिजल्ट्स निकालने हैं, निष्कर्ष निकालना है. उसको बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. व्हेन यू आर यूजिंग सम फॉर्मूला टू फाइंड आउट सम वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट स्लाइड. ये डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल का यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है. नेक्स्ट. अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं. प्रीति, ब्रेक कितने मिनट का लेना है?
मैम 10 मिनट का और कितना बाकी है? हाँ 10 अभी आज के लिए मुझे थोड़ा सा ही ठीक है, जितना हो पाएगा ले लेंगे हम लोग। ठीक है, 10 10 मिनट मिनट का का ब्रेक ब्रेक ले लेते हैं। लेते हैं। यस मैम। ठीक, ओके। ओके, और बाय। ये पीपीटी में ऐसे ही रहने देती हूँ? हाँ, मैं मीटिंग लीव करूं या ऑन रखूं? ऑन रखे तो भी चलेगा, पार्टिसिपेंट्स को भी ऑन ही रहने दीजिए क्योंकि फिर वो ज्वाइन करने के लिए हाँ फिर ठीक से है, टाइम ऑन ही लेंगे। रहने देते हैं हाँ। मीटिंग को। जी, ठीक है, ओके। फ्रेंड्स, नाउ वी विल टेक द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स।
Are you back? Hi, should we Yes, start? ma'am. Yeah, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप में से नागपुर के बाहर का कौन है? Is anybody out of Nagpur? From out of Nagpur, sorry. कोई है क्या नागपुर के बाहर के बच्चे? हाँ मैडम, मैं हूँ आप कहाँ से हैं बेटा? काटोल से। अच्छा, काटोल तो ठीक है, नागपुर ही हुआ। और मैं हूँ मैडम नरखेड़। कहाँ से बेटा? ब्रह्मपुरी का हूँ। नरखेड़ नरखेड़। नरखेड़। आउट ऑफ स्टेट कोई है क्या? महाराष्ट्र के बाहर का कोई है इस वर्कशॉप में? है क्या कोई महाराष्ट्र के बाहर का? Yes, ma'am. I'm Shweta Gupta from Orissa. And ma'am, if you might be remembering, we have worked with research writing at Raisoni College. Okay. I remember, right. So you're married in Odisha? I am from Amravati. Yeah, I'm married in Odisha, Sambalpur. Hi, baby. You can unmute your, you can mute your mic, Shweta. Okay, yes, ma'am. Yeah, okay, bye. जी, और कोई है क्या? Anybody who knows me personally like Shweta does? मैं जानती हूँ किसी को? कोई आपने पहले कोई वर्कशॉप अटेंड किया हो या फिर मेरे साथ कहीं काम किया हो, ऐसे कुछ है क्या? Anybody? No. हेलो मैडम, तारीफ चालू सबने करेंगे? क्या बेटा? हाँ, चालू कर। आ गए क्या सब लोग प्रीति? I was हाँ waiting हाँ, for everyone to. यस मैम। Okay, चलो। If everyone is there, just write down. अपने नोटबुक में लिखेंगे types of research questions. Types of research questions. Question number 1. Question number 1 लिखेंगे. Is there a difference? Is there a difference between the groups under study? Is there a difference between the groups under study? ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, बट एक ब्रॉड क्वेश्चन अगर हम लेते हैं कि जो हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं उनमें किसी फैक्टर में कोई डिफरेंस है या उन ग्रुप्स में कोई डिफरेंस है या फिर हम कोई वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस है, या कंपेयरिंग ग्रुप्स। कंपेयरिंग मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्रुप्स हम लोग ABCDE ले रहे हैं उनमें आपस में कोई डिफरेंसेस हैं क्या, और वो डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एवरेज। तो क्वेश्चन आपका हुआ रिसर्च क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स अंडर स्टडी? ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। Is there a cause and effect relationship? Is there a cause and effect relationship between the variables under study? Is there a cause and effect relationship? Is there a cause and effect relationship between the groups, between the variables under study? यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि किसी वेरिएबल के चेंज होने से क्या कोई दूसरा वेरिएबल पे फर्क पड़ रहा है क्या? इज देयर, हम लोग कभी कभी बोलते हैं इम्पैक्ट स्टडी, कि किसी चीज का किसी दूसरे चीज पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है क्या? तो इस जनरली हम दो तरह के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं रिसर्च में। एक होता है कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स और दूसरा होता है कॉज एंड इफेक्ट स्टडी। अगर हम पहले वाले रिसर्च क्वेश्चन को लेते हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे उसके पहले एक और नोट लिखिए। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। अब लिखिए टाइप्स ऑफ टेस्ट्स, TESTS, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स, इसमें टाइप 1 लिखिए पैरामेट्रिक टेस्ट, PARAMETRIC, पैरामेट्रिक टेस्ट।
पैरामेट्रिक टेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे एरो करके। when the data is normally distributed, when the data is normally distributed, when the data is normally distributed, we use parametric tests. We use parametric tests. When the data is normally distributed, we use parametric tests. उसमें लिखेंगे केस 1, CASE केस 1, केस 1, comparison between two groups, comparison between two groups. Comparison between two groups. उसके नीचे लिखेंगे कैपिटल A, कैपिटल A, comparison between population mean and sample mean, comparison between population mean and sample mean, comparison between population mean and sample mean. ब्रैकेट में लिखेंगे टेस्ट का नाम 1 सैंपल टी टेस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे टेस्ट का नाम 1 ONE1 सैंपल SAMPLE सैंपल, टी छोटा, छोटा सिर्फ टी, टेस्ट TEST, 1 सैंपल टी टेस्ट। फिर कैपिटल B लिखेंगे, कैपिटल B, कंपैरिजन बिटवीन mean of sample 1, comparison between mean of sample 1 and mean of sample 2, comparison between mean of sample 1 and mean of sample 2. ब्रैकेट में टेस्ट का नाम लिखेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और इसी को बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का ही दूसरा नाम है 2 सैंपल टी टेस्ट, 2 TWO, 2 सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और 2 सैंपल टी टेस्ट। ब्रैकेट कंप्लीट। अभी नीचे लिखेंगे C, कैपिटल C, comparison between mean of sample 1, mean of sample 1 before experiment, mean of sample 1 before experiment and mean of sample 2 mean of sample 1, फिर से mean of sample 1 after experiment। दोनों समय sample 1 ही है, एक बार before experiment, एक बार after experiment। I repeat, comparison between mean of sample 1 before experiment and mean of sample 1 after experiment. Full stop. This is called as, लिखो वहां पे, this is called as PRE, pre, POST, post, pre-post test analysis. This is called as pre-post test analysis. ब्रैकेट में टेस्ट का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट में टेस्ट का नाम लिखेंगे पेड, PAIRED, पेड, PAIRED, पेड सैंपल टी टेस्ट, पेड सैंपल टी टेस्ट।
ब्रैकेट कंप्लीट। नीचे की लाइन पे लिखेंगे केस 2। ये केस 1 चल रहा था जहां पे 2 ग्रुप्स थे, अभी केस 2 लिखेंगे। कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स, कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स, कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स। उसमें ब्रैकेट में टेस्ट का नाम लिखेंगे ANOVA, कैपिटल में सारे कैपिटल लेटर्स, अनोवा, ANOVA। उसका फुल फॉर्म लिखेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ब्रैकेट कंप्लीट। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ब्रैकेट कंप्लीट। ये सारे हमने जो अभी देखे अलग अलग टाइप के टी टेस्ट और अनोवा, ये सारे हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट का बेसिक अजम्पशन है कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं होता है तो जिस तरह के टेस्ट हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। एनीवेज, चलो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये तो मैंने सारा बता दिया, रे स्लाइड पे ही था। चलो नेक्स्ट स्लाइड। मैम टी टेस्ट न्यूमेरिकल्स है। हाँ, अभी बेटा आपको जो अगले स्क्रीन पे न्यूमेरिकल आएगा उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और मुझे ये बताना है कि कौन सा टेस्ट इसमें लगेगा। हमने टी टेस्ट के 3 टाइप्स देखे। एक हमने देखा वन सैंपल टी टेस्ट, जिसमें एक पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है, उसके साथ आपको सैंपल का मीन कंपेयर करना है। दूसरा हमने देखा जहां 2 अलग अलग सैंपल्स हैं, उनके मीन्स को कंपेयर करना है। और तीसरा हमने देखा कि सैंपल एक ही है लेकिन एक्सपेरिमेंट पहले लेना है और एक्सपेरिमेंट के बाद में लेना है। तो आपको ये न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ना है और मुझे बताना है इन तीनों में से कौन सा टेस्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Two sample टी टेस्ट। अग्री करते हैं क्या? सर बोल रहे हैं 2 सैंपल टी टेस्ट। यस ठीक है, यहाँ पे 2 सैंपल टी टेस्ट लगेगा या इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी उसको बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग सैंपल्स हैं। एक ओल्ड पीपल का है और एक यंग पीपल का है। जब सैंपल ही अलग अलग है, सैंपल मीन्स अलग अलग होंगे, उनको कंपेयर करेंगे, इसलिए यहाँ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगेगा। अब आप अपनी नोटबुक में लिखो न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 1। उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो टेस्ट, TEST, टेस्ट, एरो करके लिखो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। उसके नीचे लिखो सैंपल 1, एरो करके लिखो ओल्ड पीपल, सैंपल 1 ओल्ड पीपल। नीचे की लाइन में लिखो सैंपल 2 यंग पीपल। उसके नीचे लिखो वेरिएबल, वेरिएबल एरो करके लिखो लाइफ सैटिस्फैक्शन, वेरिएबल एरो करके लिखो लाइफ सैटिस्फैक्शन। उसके नीचे लिखो नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस H0, H0 इज इक्वल टू
mu1 इज इक्वल टू mu2। हाइपोथेसिस क्या है हमारा कि दोनों के मीन्स जो है वो सेम है। अब एक बात यहाँ पे नोट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि जब भी हम हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट लिखते हैं, ये बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब भी हम हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम पॉपुलेशन के लिए लिखते हैं, हम सैंपल के लिए नहीं लिखते हैं, हम पॉपुलेशन के लिए लिखते हैं। इसीलिए नोटेशन यूज करते हैं म्यू, एक्स बार मीन नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हमें हाइपोथेसिस, हमारी जो रिसर्च है वो पूरे पॉपुलेशन के लिए होती है। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम मेजर करते हैं हाइपोथेसिस को, तब हम सैंपल के नोटेशंस यूज करते हैं, मतलब कि एक्स बार, एस, सिग्मा नहीं यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए एस, ये सब यूज करते हैं क्योंकि सैंपल को स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस में कभी भी हम लोग एक्स बार नहीं लिखते, हमेशा म्यू लिखते हैं, बिकॉज द हाइपोथेसिस इज फॉर द पॉपुलेशन एंड मेजरमेंट इज डन बाय टेकिंग अ सैंपल। ये बात समझ में आई क्या? हम बात कर रहे हैं सैंपल की, लेकिन हाइपोथेसिस में हमेशा पॉपुलेशन का ही नोटेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बना नोटेशन mu1 इज इक्वल टू mu2। इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट, द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट there is no significant difference, there is no significant difference, there is no significant difference in the life satisfaction score, there is no significant difference in the life satisfaction scores of the old people, and the young people, of the old people and the young people. There is no significant difference in the life satisfaction scores of the young people and the old people. ये हमारा null hypothesis हुआ कि दोनों का मीन सेम रहेगा। यहां तक लिख के हुआ बेटा? मैडम ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में एक वर्ड लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, DEGREE डिग्री, DEGREE डिग्री, OF ऑफ फ्रीडम, FREEDOM डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके नीचे के लाइन में लिखो स्मॉल डी और स्मॉल एफ, नोटेशन होता है DF, स्मॉल डी और स्मॉल एफ, DF इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखो, ब्रैकेट में लिखो N1 minus 1, N1 minus 1 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस दूसरा ब्रैकेट N2 minus 1, N1 minus 1 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस N2 minus 1 ब्रैकेट कंप्लीट, where, यहाँ पे लिखेंगे where N1 and N2 are the respective sample size, are the respective sample size. यहाँ पे सैंपल साइज क्या है हमारा? सैंपल 1 का कितना है साइज? प्रॉब्लम में देख के बताओ। 10 और सैंपल 2 का 10। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा? 18 सबका आ रहा है 18? Yes. 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 18 हमारा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग समझ में आया क्या? No, मैम। ठीक। अच्छा, सपोज एक डांस कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे डांस कर रहे हैं, 10 बच्चे हैं, आप जज हो उस कंपटीशन के। ठीक है, पहला बच्चा आया, उसने अपना परफॉर्मेंस दिया, आपने उसको 10 में से 6 मार्क्स दिए। समझ में आ रहा है क्या? Yes, अब मैम। नेक्स्ट बच्चा, जब नेक्स्ट बच्चा परफॉर्म करने के लिए आता है,
तो आप मार्किंग कैसे करते हो? सोच के बताओ। अब अगला बच्चा परफॉर्म करने आया, उसको मार्क्स देना है, तो आप कैसे देते हो मार्क्स? थोड़ा कंपेरेटिव देते हैं। पहले वाले के हिसाब से ना, अगर आपने उसको 6 दिए थे, अगर इसने उससे अच्छा किया तो आप ज्यादा दोगे, उससे अच्छा नहीं किया तो कम दोगे, राइट। राइट? बेंचमार्क तो उसको हम लोग रखते हो। एक्चुअली हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बच्चे तो 10 थे, लेकिन जो भी पहले परफॉर्म करने आया उसको हमने फिक्स कर दिया और उसके हिसाब से बाकी के सबके मार्क्स चेंज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि 10 बच्चे थे, एक को फिक्स कर दिया और बाकी के 9 के मार्क्स वेरी होने के लिए फ्री है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया क्या? वी फिक्स वन वैल्यू एज अ बेंचमार्क एंड चेंज द अदर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू। इसीलिए हम लेते हैं टी टेस्ट में n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला टी टेस्ट में हो गया n-1, ठीक है? लेकिन मैम इस डिग्री ऑफ, क्वेश्चन के आंसर, सॉरी मैम, हाँ बोलो। इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का आंसर 18 कैसे आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम? मैंने फॉर्मूला लिखाया ना बेटा आपको, उसमें वैल्यूज हाँ मैम, डालो और n1 माइनस n1 तो 10 है, माइनस n की वैल्यू क्या लेंगे? n1 - 1 है, n1 - n नहीं है। 1 और n2 माइनस 1। 9 + हाँ 1। हाँ तो करो ना। अच्छा, 10 n1 प्लस - 1 कितना 10 होगा? माइनस 1 9 हम्म प्लस n2 माइनस, फार्मूला में क्या है, 1 है कि 2 है? 1 1। n2 10 माइनस 1, ये 9 9 n प्लस 18। गुड मैम, आ गया। थैंक यू। यहाँ तक कोई इशू है क्या बेटा आप लोगों को? डिग्री ऑफ फ्रीडम हर टेस्ट के लिए फॉर्मूला अलग होता है। 2 सैंपल टी टेस्ट के लिए है n1 - 1 प्लस n2 - 1। 1 सैंपल टी टेस्ट के लिए, क्योंकि सैंपल ही एक है, तो हो जाएगा n-1। और वैसे ही अनोवा के लिए सब टेस्ट के लिए फॉर्मूला अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? आगे चले हम लोग। यस मैडम। ठीक है, Yes, नेक्स्ट ma'am. स्लाइड। ये हमारा सैंपल का हमने ऐसे ना, हम लोग वो पूरे वैल्यूज लिख लिए जो डेटा दिया हुआ है हमको। फिर हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ एक्सेल यूज करके करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सेल में आप ये स्क्रीन को ध्यान से देखो, मैं जितना कोशिश होता है मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर टूल बार में डेटा एनालिसिस दिख रहा है लिखा हुआ। यहाँ डेटा एनालिसिस लिखा हुआ दिख रहा है सभी को। मैम एरो पॉइंट कर रही है, प्रीति मैम वहां पे, ठीक है? जब हम डेटा एनालिसिस को क्लिक करते हैं ना, तो उसके नीचे सारे टेस्ट के नाम लिखे हुए आ जाते हैं। तो उसमें से हमको, यहाँ हमें मालूम है 2 सैंपल टी टेस्ट यूज करना है, तो हम वहां से 2 सैंपल टी टेस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 टी टेस्ट 2 सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस। अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस मतलब मीन यहाँ पे हमने लिया m1 μ1 μ2 0 लिया है, इस वजह से हमने ये वाला टेस्ट सिलेक्ट किया। फिर ये विंडो खुलता है, वहां देखो वेरिएबल 1 का रेंज दिखाई दे रहा है, वेरिएबल 2 का रेंज दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ये वेरिएबल 1 के जो आंसर्स है वो पूरा मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल 2 को लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो अपने आप वहां आ जाता है। फिर नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस। हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस मतलब जो मीन्स हमने लिए हैं, जो हमने इमेजिन किया है नल हाइपोथेसिस में, उनमें डिफरेंस क्या ले रहे हैं। क्योंकि हमने μ1 = μ2 लिया है, इसीलिए μ1 - μ2 हमारा हो जाता है 0। क्योंकि दोनों मीन हमने इक्वल अज्यूम किए हैं, तो उनका डिफरेंस आ जाता है 0। तो इसलिए हमने हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस वाले कॉलम में वहां पे लिख दिया 0। उसके नीचे देखो लेबल्स लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में टिक किया हुआ है। इसलिए लिया है क्योंकि हमने यहाँ नाम दिया है हमारे कॉलम्स को, ओल्डर एडल्ट और यंगर एडल्ट, इसलिए हमने लेबल्स में टिक किया। उसके नीचे देखो अल्फा लिखा है, अल्फा मतलब सिग्निफिकेंस लेवल। ये बाय डिफॉल्ट 0.05 अज्यूम किया हुआ होता है एक्सेल में। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने वहीं पे रहने दिया। उसके बाद हमने आउटपुट रेंज पे टिक किया और एक सेल सिलेक्ट कर दिया। जो आपको एक सेल दिखाई दे रहा है नीचे, वो हमने सिलेक्ट कर दिया और ओके क्लिक करेंगे
तो अगला स्लाइड जैसा दिख रहा है वैसा दिखाई देगा। ये हमारे पास में अगला स्लाइड पे वो टेबल आ जाता है पूरा। सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर देता है, फिर वेरिएंस। ऑब्जर्वेशंस देखो हमारे पास दोनों में 10 मतलब सारे मिला के वेरिएंस ऑल 20। उसके बाद हमने हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस 0 लिया हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने कैलकुलेट किया 18। अब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है नीचे का, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लॉक दिखाई दे रहा है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है पढ़ोगे? टी स्टैट लिखा है मैम। टी स्टैट लिखा है। तो जी अब अपने नोटबुक में आप लिखेंगे टी स्टैट। ध्यान से लिखेंगे मैं जो बता रही हूँ। फिर इसके बाद हम ये पूरा डिस्क्राइब करके आज का क्लास क्लोज करेंगे। इसको ध्यान से लिखेंगे। टी स्टैट ब्रैकेट में लिखेंगे टी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। टी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। टी स्टैट मतलब जब हमने टी फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट किया तो उसको हम बोलते हैं टी स्टैट। फिर उसके नीचे कहीं दिख रहा है क्या टी क्रिट CRIT? यस मैम, टी क्रिटिकल वन टेल लिखना है। ठीक है, टी क्रिट लिखो। टी CRIT मतलब आगे लिखो टी क्रिटिकल। टी क्रिटिकल ये लिखो। This is the t value obtained from the statistical table. This is the t value obtained from the statistical table. लॉग टेबल मालूम है आपको? मैथ्स में एक लॉग टेबल यूज करते हैं, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में एक स्टैटिस्टिकल टेबल्स की बुक रहती है, और हर टेक्स्ट बुक में भी पीछे में टेबल्स दिए होते हैं। तो जो t की वैल्यू हम स्टैटिस्टिकल टेबल से लेके आए हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू, और जो वैल्यू हमने फॉर्मूला से यूज करके कैलकुलेट करी है उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल वैल्यू। अब नीचे लिखेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। नीचे लिखो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। वहां पे लिखो इफ टी क्रिटिकल is less than t statistical value, if t critical is less than t stat, if t critical is less than t stat, comma, we reject the null hypothesis. If t critical is less than t stat, comma, we reject the null hypothesis. ये स्टेटमेंट लिखा क्या आपने बेटा? यस क्रिटिकल वैल्यू कम रहेगा स्टैटिस्टिकल वैल्यू से तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ये रूल है, ठीक है। अभी यहाँ देखो टी क्रिटिकल का वैल्यू कितना है? 1.734। और एक और वैल्यू है नीचे देखो 2.10। अब क्वेश्चन है बेटा, एक तो ना आप लोग अपने माइक्स अनम्यूट ये म्यूट कर दीजिए पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो अभी मैं बताने वाली हूँ। अभी फिर से अपने नोटबुक में लिखो since we have taken null hypothesis, mu1 is equal to mu2, comma, it is a non-directional hypothesis. It is a non-directional hypothesis. It is a non-directional hypothesis, and hence we select the two-tailed value. Hence we select the two-tailed value. Since we have taken the null hypothesis, mu1 is equal to mu2, which is a non-directional hypothesis. Hence we take the two-tailed value. तो अब मुझे बताओ आप कौन सा वैल्यू लोगे इधर?
2.1 2.1009 है, 3 9 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं तो 2.101 हो जाता है। ठीक है, ओके ओके। तो अभी टी क्रिटिकल का वैल्यू टी स्टैटिस्टिकल से कम है, क्योंकि टी स्टैटिस्टिकल का 4.257 है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखो सिंस नीचे लिखो सिंस टी क्रिटिकल ब्रैकेट में लिखो 2.101, सिंस टी क्रिटिकल ब्रैकेट में लिखो 2.101 ब्रैकेट कंप्लीट, लेस देन का साइन दो और लिखो टी स्टैट ब्रैकेट में लिखो 4.257 ब्रैकेट कंप्लीट, कॉमा H0 is rejected. H0 is rejected. नेक्स्ट फिर से स्लाइड। बताइए। हाँ बेटा एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड। फिर से नेक्स्ट। यहाँ पे देखेंगे बेटा ध्यान से, ये वाली जो स्लाइड है ना, इसमें पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा लिखा हुआ है। हमने कैलकुलेट किया क्या, टी ऑब्जर्व्ड मतलब टी स्टार्ट जो हमने कैलकुलेट किया उसका वैल्यू कितना है 4.257। नल हाइपोथेसिस क्या है स्टडी का, द नल हाइपोथेसिस वुड बी दैट देयर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन यंगर एंड ओल्डर एडल्ट्स ऑन लाइफ सैटिस्फैक्शन। फिर टी क्रिटिकल की वैल्यू हमारी है 2.101। लास्ट का स्टेटमेंट देखो, ओल्डर एडल्ट्स इन दिस सैंपल हैव सिग्निफिकेंटली हायर लाइफ सैटिस्फैक्शन दैन यंगर एडल्ट्स। ये कहाँ से आया, मीन की वैल्यू देखेंगे, मीन की वैल्यू ओल्डर एडल्ट्स की ज्यादा है, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा, क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं, प्रीवियस स्लाइड को ले लो। ठीक है, किसी ने मुझे बोला था रिपीट करने के लिए, तो लास्ट का स्टेटमेंट था सिंस टी क्रिटिकल इज लेस देन टी स्टार्ट, तो हम लोग ने H0 को रिजेक्ट किया। अच्छा, अभी हमने जो भी आज पढ़ा है उसका 10 मिनट में हम लोग क्विक रिकैप ले लेते हैं, आगे के टेस्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। पीपीटी बंद कर देंगे प्रीति, थैंक यू। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ ठीक है, सब लोग रेडी हैं रिकैप के लिए? यस। अपने सामने के नोटबुक्स एक बार बंद कर देंगे, मुझे आप दिखाई तो नहीं दे रहे हो लेकिन ऑनेस्टली बंद कर दीजिए और कोशिश कीजिए रिकॉल करने की। सबसे पहले हमने चालू किया था सेंट्रल टेंडेंसी से। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने 3 देखे सेंट्रल टेंडेंसी, कौन से देखे? मीन मोड मीडियन। ठीक है, मोड मतलब क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नंबर। यस मैम, हाईएस्ट नंबर रिपीटेड। मीन का हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था हमारे पास, उसका मतलब था, वो पॉइंट था कि मीन एक अकेला ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें सारे नंबर्स का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। मोड में हम लोग एक ही नंबर लेते हैं, बाकी नंबर्स को देखते भी नहीं है, जो सबसे ज्यादा बार आया बस वो नंबर ले लेते हैं, बाकी नंबर्स का हमें कोई काम नहीं होता है। मीडियन में भी हम लोग जो बीच का नंबर है बस उसको ले लेते हैं और बाकी सब नंबर्स को छोड़ देते हैं। लेकिन मीन एक अकेला ऐसा नंबर है जिसमें हम सारे नंबर्स का मैग्नीट्यूड लेते ही लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद हमने स्टडी किया डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में हमने क्या क्या देखा? मैडम रेंज, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। रेंज, क्वार्टाइल, यस मैम, डिसाइल, परसेंटाइल, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ठीक है, हाँ मैम। रेंज क्या था हमारा? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू मतलब हर 25वीं वैल्यू, जहां 4 क्वार्टर में डिवाइड किया। डेसाइल हाँ मतलब मैम, हर 10वीं वैल्यू, क्योंकि 10 10वीं पार्ट्स वैल्यू। में है। परसेंटाइल मतलब हर वैल्यू, क्योंकि हमने 100। 100 पार्ट्स में डिवाइड।
Yes, ma'am. स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का एक रिलेशनशिप पढ़ा था। बेटा सब लोग अपने ना माइक्स म्यूट कर लो और जिसको आंसर देना है बस वो अनम्यूट करके बोलेगा, ठीक है? ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का एक रिलेशनशिप स्टडी किया था, वो क्या है? वेरिएंस इज इक्वल टू बताओ। Square of standard deviation, ma'am. परफेक्ट। वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस अगर आपका 144 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? 12. Ma'am, 12. करेक्ट, Will be 12. ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ डेटा। 3 टाइप्स बताओ कौन से देखे? Discrete, continuous, categorical. ठीक है। डिस्क्रीट मतलब फुल नंबर्स में जिसके आंसर आते हैं। कंटिन्यूअस मतलब उसमें फ्रैक्शंस, डेसिमल्स कुछ भी हो सकते हैं। कैटेगोरिकल मतलब जिसमें कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वो बताओ। डिपेंडेंट एंड Independent, mediating. Independent. ठीक है। उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ स्केल्स। 4 नाम बताओ। Nominal, ordinal, interval और ratio. ठीक है। इन चारों स्केल्स में से कौन सी स्केल में हमारे पास यूनिट भी होता है, स्केल भी होता है और हम 0 से मेजर करते हैं? रेशियो स्केल। Ma'am, ratio scale. रेशियो स्केल। वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या देखा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Descriptive statistics. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब जब हम डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं टेबल्स या ग्राफ्स यूज करके। उसमें हमने कौन से Yes, ma'am. ग्राफ्स और चार्ट्स देखे? Histogram. बार बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, डॉट प्लॉट, Dot plot, Ogive curve. ogive curve, stem and leaf display, box and whisker plot, scatter plot. बुक बंद करके बोलने के लिए बोला था मैंने, आपने देख के बोला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसके बाद हमने स्क्यूनेस देखा, कर्टोसिस देखा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा। हमने देखा कि अगर एरर का जो रीजन है उसी को क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं। और हमने देखा कि एरर जिस तरफ होता है उस तरफ हम स्क्यूड लेफ्ट या राइट बोलते हैं। अगर हमारा एरर लेफ्ट में है तो हम बोलते हैं स्क्यूड लेफ्ट और वो हमारा निगेटिव कर्व होता है। अगर एरर हमारा राइट में होता है हम बोलते हैं स्क्यूड राइट और वो हमारा पॉजिटिव कर्व होता है। फिर हमने कर्टोसिस देखा। कर्टोसिस में हम बोल रहे हैं अगर फ्लैट कर्व है तो प्लेटिकर्टिक, अगर नॉर्मल है तो मीजोकर्टिक और अगर ऊंची है तो लेप्टोकर्टिक। ऐसे हमने स्क्यूनेस, कर्टोसिस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स देखी। फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। उसमें हमने देखे नल और ऑल्टरनेट। नल में एक ही स्टेटमेंट होता है इक्वल टू साइन वाला। ऑल्टरनेट में 3 साइन होते हैं, एक नॉट इक्वल टू, एक लेस देन और एक मोर देन। फिर हमने देखे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब मैं आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ। μ1 इज इक्वल टू μ2। Non-directional. नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि डायरेक्शनल कब होगा? जब लेस देन या मोर देन का साइन होगा। अच्छा, फिर से बताओ। μ1 नॉट इक्वल टू μ2। Non-directional. नॉन डायरेक्शनल। μ1 लेस देन μ2। Directional. Directional. डायरेक्शनल। μ1 मोर देन μ2। Directional. Directional. डायरेक्शनल। वन टेल्ड टी टेस्ट जब होता है जब लेस देन या मोर देन का साइन होता है, और टू टेल्ड टेस्ट जब होता है जब इक्वल या नॉट इक्वल होता है। दूसरी तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं, जब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है तो वन टेल्ड होता है और जब नॉन डायरेक्शनल होता है तो टू टेल्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप 1 एरर अल्फा, टाइप 2 एरर बीटा। और हमने बोला कि अगर ट्रू हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड तो वो हुआ टाइप कौन सा एरर? Type 1 error. टाइप 1 एरर। उसके बाद हमने देखा लेवल ऑफ Type 1 error. जी, उसके बाद हमने देखा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस।
अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 92% है तो मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हुआ? 2%. 8%, क्योंकि 100 में से देखना है, ठीक है? हाँ ये हो गया हमारा कॉन्फिडेंस। उसके बाद में हमने देखा स्टैटिस्टिक किसको बोलते हैं और पैरामीटर किसको बोलते हैं। अगर सैंपल के बारे में बात हो रही है तो स्टैटिस्टिक बोलते हैं, अगर पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है तो पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने देखा पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे? 60, 65, 67. आप सुन नहीं रहे हो बेटा मेरा क्वेश्चन। मैंने पूछा अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कौन सा टेस्ट लगाओगे, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक? पैरामीट्रिक, ठीक है। फिर हमने पैरामीट्रिक टेस्ट देखे 2 ग्रुप्स के लिए और 2 से ज्यादा ग्रुप्स के लिए, 1 सैंपल टी टेस्ट, 2 सैंपल टी टेस्ट और पेड सैंपल टी टेस्ट। और 2 से ज्यादा ग्रुप के लिए हमने देखा अनोवा। उसमें से हमने एक टेस्ट अभी स्टडी किया, बाकी के हम कल करेंगे। और कल हम एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे बहुत सारे, ताकि आप एग्जाम के लिए आपके प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है या हम वाइंड अप करें? मैम एक क्वेरी है, अगर हमारे पास डेटा आ गया आफ्टर डेटा कलेक्शन, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड कि हम वो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, पर्टिकुलरली जी बिल्कुल। फॉर दैट वी विल हैव टू मेक अ ग्राफ एंड देन उसका Either जो you can स्क्यू make a निकालना है। हाँ either you can make a graph or you can directly find out skewness और kurtosis। अगर skewness और kurtosis की वैल्यू 0 है तो नॉर्मल है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। तो रिसर्च के लिए हम लोग स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू अगर -1 से +1 के बीच में है तो हम लोग उसको नॉर्मल ही मानते हैं। तो आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यूज देखनी पड़ती है। अगर -1 से +1 के बीच में है तो आप नॉर्मल ले सकते हो। ओके। और मैम ये एक्सेल में फॉर्मूला के से ही कैलकुलेट हो जाएगा? नहीं एक्सेल में मैम बता देंगे आपको, वो एक क्लिक का ही काम है सिर्फ। उसमें डेटा ओके एनालिसिस पे जाके जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको दे देता है सब कुछ। अच्छा ओके मैम। ठीक है, और कुछ पूछना है बेटा किसी को? चलो ठीक है प्रीति, क्लोज करें फिर आज का। यस मैम। मैडम कल भी 10:30 ओके बजे का रहेगा। हाँ बेटा बिल्कुल। 10:30 से 1:30 बजे तक। हाँ ठीक है Thank you कल so हम much, लोग ये ma'am. टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे पहले फर्स्ट आवर में, और हाँ उसके बाद में एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मैम। चलो, दिस वाज अ Thank न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि चौक और बोर्ड के बिना मैं हैंडीकैप फील करती हूँ, लेकिन तो अच्छा मुझे हुआ बहुत ही मैम। मुश्किल से हाँ चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू मैम। बाय, सी यू टुमारो, आई मीन हियर यू टुमारो, सी यू तो नहीं हो रहा है। चलो बाय बाय मैम एंडिंग द मीटिंग। बाय अगले बाय। सेशन में अपनी ग्रुप एक्टिविटीज रहेगी, वैसे मैडम इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो वो अपन मिलेंगे 2 बजे। टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर। वी विल मीट एट 2 PM